पूरा गांव कोहरे में डूबा था। पोष का महीना था। वो रात जब ठंड हड्डियों में उतर जाती है। गांव सोनपुर के लोग जल्दी दरवाज़ा बंद कर चुके थे, क्योंकि रात को सोनपुर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे पूरा गांव डर चुका था। अचानक सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी, लो जी कंबल लो, गरम कंबल। रामदीन ने चौंक कर अपनी पत्नी से कहा, अरे इस कड़ाके की ठंड में फेरी वाला, वो भी आधी रात को? बड़ी अजीब बात है यार, इतनी ठंड में भी काम कर पा रहा है। पत्नी डरते हुए बोली, दरवाजा मत खोलना, इस वक्त कोई भला आदमी नहीं घूमता। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये कोई आत्मा का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने सुना है कि गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि भटकती आत्माएं रात को निकलती हैं और लोगों को अपने साथ ले जाती हैं। मुझे आपका डर है, दरवाजा मत खोलना आप। रामदीन ने उसकी बात सुनकर अनसुनी करी और खिड़की से झांका। बाहर एक दुबला पतला आदमी फटे कंबल ओढ़े सिर झुकाए खड़ा था। फेरी वाला पास खड़ा था और बोला, बाबूजी बहुत ठंड है, एक कंबल खरीद लो, मुफ्त जैसा ही दाम है और ज़्यादा महंगा दाम नहीं लगाऊंगा, अच्छे कंबल हैं, एक आध गरीब से भी कंबल खरीद लो। रामदीन ने पूछा, अरे भाई मैं कंबल तो ले लूं, लेकिन तुम इतनी रात को क्यों घूम रहे हो? ये काम तो तुम सुबह भी कर सकते हो ना, सुबह भी अपने घूम घूम के कंबल बेच सकते हो। इतनी रात में, ये वो भी इतनी ठंड में तुम कंबल बेच रहे हो? जरूरत है जो इतनी रात को ये कंबल तुम गली गली घूम कर बेच रहे हो? कहीं चोर उचक्के तो नहीं हो? ठीक से बताओ। फेरी वाला मुस्कुराया, अरे नहीं नहीं साहब, जिन्हें ठंड लगती है मैं उन्हीं को ढूंढता हूँ, क्योंकि वही मेरा शिकार होता है। उसकी मुस्कान देखकर रामदीन की रूह कांप गई। सुबह होते ही खबर फैल गई। हर घर के बाहर वही फेरी वाला दिखाई दिया और सब लोग बोलने लगे। गांव की बूढ़ी दादी बोली, सुनने में आया है कि आज कल रात में ठीक 12 बजे एक कंबल वाला घूमता है, शरीर एकदम लकड़ी सा जैसे मरा हुआ हो, और रात में वो सबके दरवाजों पर खटखटा कर कंबल बेचता है। मुझे तो डर लग रहा है सरपंच जी, शायद ये वही 20 साल पहले मरा हुआ फेरी वाला है जो अब अपनी मौत का बदला गांव से ले रहा है। कुछ करना होगा हमें, नहीं तो हम लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी। गांव वाले लोग हंसे। दादी ज्यादा डरावनी कहानियां मत सुनाओ, हम अब बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं जो दादियों की पुरानी कहानियों से डर जाएंगे। और ये सब दादी अंधविश्वास होता है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक पागल आदमी है जो रात को घूमता रहता है। दादी की आवाज कांप गई और दादी बोली, वो ठंड में मर गया था, अब हर सर्दी लौटता है अपनी मौत का बदला लेने, क्योंकि उस रात उसकी मदद किसी ने नहीं की। जब उसे लोगों की जरूरत थी, लोगों ने उसे धिक्कारा, उसे हर चीज के लिए मजबूर किया, पर अब वो अपनी मौत का बदला लेगा। रात को छोटा बच्चा गोलू बाहर निकला। फेरी वाली ने उसे देख लिया और कहा, आजा बेटा आजा, ये कंबल ले, बहुत गर्म कंबल है, तेरे माँ बाप खुश होंगे इसको देखकर। आ बेटा, बहुत कम दाम है इसका। गोलू बोला, अंकल मैं कंबल ले तो लेता, पर मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे घर में कंबल की जरूरत भी नहीं है, बहुत कंबल है, नहीं चाहिए हमें कंबल, और आप कहीं और बेच लीजिए, मुझे कंबल नहीं चाहिए ये। फेरी वाला हंसा, पैसे नहीं है, बस मेरे साथ चलना होगा, मैं तुझे फ्री में कंबल दे दूंगा, तुम डरना मत बेटा, मैं तुम्हारे को सिर्फ कंबल देना चाहता हूँ और तुम्हारी ठंड। अचानक गोलू बेहोश हो गया। सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली, बर्फ की तरह ठंडी, आंखें नीली पड़ चुकी थी। गांव के पुराने जमींदार जी ने बताया, ये आत्मा है जो ठंड से मरा था, अब दूसरों की गर्मी चुरा रहा है। जो भी इससे कंबल लेगा
वो मारा जाएगा, ये बात पक्की है। लोगों ने पूछा, अरे जमींदार जी वो तो ठीक है, पर अब हम इस कंबल वाले से बचेंगे कैसे? ये हर रोज रात में आकर हमारी खिड़की के पास बोलता है, लो भाई साहब कंबल ले लो, गरम कंबल। अब हम इससे बचे कैसे? वो तो हमें भी पता है ये मारेगा हमको एक ना एक दिन। जमींदार बोला, अगर उसकी आंखों में आंखें डाल ली तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, वो वशीकरण कर देगा तुम्हारे ऊपर। पर अगर तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा तो शायद तुम लोग बच जाओ। गांव वालों ने अलाव जलाई और दरवाजे पर नमक और सरसों डाली ताकि वो उससे बच सके। गाइस आपको क्या लगता है उस कंबल वाले का राज क्या था? अचानक वही आवाज आई, लो जी लो कंबल लो, गरम कंबल। इस बार आवाज हर दिशा से आ रही थी। रामदीन चिल्लाया, वो हर घर के सामने है, कोई दरवाजा मत खोलना, कोई उसकी बात मत करना, उसकी बातों का जवाब भी मत देना, वरना वो तुम्हारे ऊपर वशीकरण कर लेगा और तुमको साथ ले जाएगा। अब फेरी वाला बीच गांव में खड़ा था, उसका चेहरा भी साफ दिख रहा था। सूखी हुई चमड़ी, जमी हुई आंखें, शरीर पूरा अकड़ा हुआ। वो बोला, तुम सबने मुझे ठंड में मरने दिया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब तुम भी ठंड महसूस करोगे। अचानक उसकी परछाई जमीन से उड़कर लोगों की तरफ बढ़ी। सब लोग डर गए, सब इधर उधर भागने लगे। अचानक मुर्गे की बांग सुनाई दी। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। फेरी वाला चीखा, मैं फिर आऊंगा, अगली ठंड में जरूर आऊंगा और सबको धुएं में बदल दूंगा और सब मारे जाएंगे। अब वो धुएं में बदल गया था और वहां से गायब हो गया। आज भी सोनपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर ठंड की रात कोई कंबल बेचना आए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो फेरी वाला नहीं, मौत होती है। पिछली सर्दी गुजर चुकी थी, लोगों को लगा अब सब ठीक है, लेकिन इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही थी। कोहरा इतना घना था कि दिमाग भी सुन हो जाए। अचानक आधी रात को वही आवाज सुनाई दी, लो जी लो गरम कंबल। रामदीन बिस्तर से उछल पड़ा, नहीं, ये आवाज फिर से, ये आवाज कैसे आ रही है? ये आवाज तो उस कंबल फेरी वाले की थी। अगर वो वापस आ गया तो गांव में बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी। उसकी पत्नी कांपते हुए बोली, उसने कहा था ना उस रात धुएं में मिलते वक्त, मैं लौटूंगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि वो अपनी मौत का बदला लिए बिना चुप नहीं होगा। अब इस गांव का उल्टा वक्त शुरू हो गया है। इस गांव वालों को उसकी मौत का हिसाब चुकाना ही होगा। इस बार फेरी वाला पुराने घरों की बजाय गांव के नए मकानों के सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे फुसफुसाया, जो मुझे भूल गए, सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे खुलेंगे। नया रहने वाला मोहन बोला, अरे बेचारा फेरी वाला, इतनी मजबूरी है कि रात में से कंबल बेचना पड़ रहा है। गरीबी भी इंसान को कहां से कहां ले जाती है। बेचारा बहुत तरस आ रहा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा के साथ सन्नाटा अंदर घुस गया। सुबह पता चला कि घर खुला मिला मोहन का, और मोहन गायब था। तीसरे दिन खेत में मोहन की लाश मिली। शरीर पर कोई जख्म नहीं, बस उस पुराने गोलू नाम के बच्चे की तरह शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। गांव वाले बोले, अब ये कोई संयोग नहीं है। बूढ़ी दादी चिल्लाई और बोली, वो आत्मा अब और ताकतवर हो गई है, हर मौत के साथ उसकी शक्ति और बढ़ती जा रही है। गाइस आखिर क्या था उसका राज, ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। ठंड की वो रात थी, सांस से धुंध साफ दिखाई दे रही थी और हवा ऐसे बह रही थी जैसे सीधा पहाड़ों पर से आ रही थी। पूरा कोहरा और ठंड बहुत खतरनाक, कभी छुटा देने वाली। 4 दोस्त मनोज, दीपक, करण और बंटी चौराहे पर चाय की दुकान के पास आग सेक रहे थे और चाय की चुस्कियों का मजे ले रहे थे। तभी उनमें से मनोज कांपते हुए बोलता है,
भाई आज तो शरीर कपा देने वाली ठंड है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे आज मर ही जाएंगे ठंड से। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। जनवरी का महीना था। दीपक ने आग पर हाथ सेकते हुए कहा, हाँ सुना है आज रात शमशान वाली तरफ मत जाना, क्योंकि वहाँ पर अजीब दस्तकें हो रही हैं और तुम्हारे साथ भी हो सकती है, अभी तो हम जवान हैं। तभी करण हंसते हुए बोलता है, अरे क्यों भाई, ठंड में शमशान भी जम गया होगा क्या? इतना क्यों डरता है? लोग तो सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, अफवाह। बंटी ने डरते हुए फुसफुसाया, अरे पागल, कहते हैं ठंड में रातों में वो वाली आवाजें फिर सुनाई देती हैं जो भूतिया होती हैं, और मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी आवाजों से यार। मनोज ये सब सुनकर डर जाता है। वो अपनी बोह सिकोड़ते हुए बोलता है, अरे कौन सी आवाज सुनाई देती है, मुझे भी तो बताओ। तभी बंटी की कांपती हुई आवाज आती है, अरे मजाक की बात नहीं है बे, जो मरे हुए वापस बुलाते हैं, इधर आओ वाली। बेटे डर के मारे सारे लोग भाग जाते हैं वहाँ से। तभी एकदम से सन्नाटा हो जाता है। दुकानदार बुजुर्ग रामदीन अचानक बोल पड़ता है, अरे बच्चों, बेवकूफ मत बनो, ठंड में शमशान की राह बिल्कुल मत पकड़ना, वो मजाक नहीं सच होता है। आज अमावस्या की रात भी है और डेंजरस भी हो सकता है बच्चों। करण शेखी मारते हुए बोलता है, चलो आज शमशान घूम कर आते हैं, देखेंगे कौन रोकता है हमें, और कोई रोकेगा तो उसको सबक सिखा देंगे। क्या पागल हो? रामदीन काका ने जब मना कर दिया तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? सही बात है, रात भी अजीब लग रही है, ये रिस्क लेकर कोई फायदा नहीं है। डरपोक मत बनो, चलो बस 5 मिनट में फिर वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं जाना, वहाँ ठंड में अजीब चीजें लगती हैं यार, और कुछ लोग तो कहते हैं वहाँ पर डरावना हिस्से भी हो जाते हैं। ये लो, हवाओं से डरने वाले लोग आज हमें किस्सों से डराएंगे। वाह। इन्हीं बातों ने मनोज और दीपक को भी उकसा दिया। अब वो भी जाने के लिए तैयार हो गए, पर उनके मन में अभी डर बुरी तरह से था। उन्हें ऐसा विश्वास था कि आज उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा होने वाला है और शमशान का रास्ता सही नहीं है। रामदीन ने उन्हें समझाया भी, पर उन्होंने जवानी के खून में ये सब अंदाज़ा नहीं लगाया। और आगे गाइस उनके साथ क्या होगा ये देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए गाइस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर बन के सब्सक्राइब करवाइए। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल की रोशनी लेकर उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों के पत्ते हवा में जैसे चीख रहे हों, इतनी तेज आवाज़ पत्तों के झड़ने का थी और ठंडी ठंडी हवा उनके कानों पर से लगकर ऐसे जा रही थी जैसे बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा, कुछ भी साफ सही दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ डर का माहौल पैदा कर रही थी। तभी बंटी फुसफुसाते हुए बोलता है, लो फिर से वही सन्नाटा। अच्छा होता हम वापस वहीं रुक जाते, तुम लोगों पागलों की वजह से मैं भी यहाँ आ गया और अब मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ा आगे, डरना बंद कर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, किसी ने हमें आवाज़ दी क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें पीछे से बुला रहा है। सब तभी एकदम से रुक जाते हैं, चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि क्या सच में उन्होंने किसी की आवाज़ दी है, पर कोई भी वहाँ पर साफ दिखाई नहीं देता। अब चारों के भीतर थोड़ा थोड़ा डर जगने लगा। उन्हें लगा कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हवा से जो पत्ते हिल रहे थे उनकी शहशे की आवाज़। मनोज बोलता है, चलो जल्दी चलते हैं, पीछे मत मुड़ना कोई भी, और क्या पता कोई चोरों का सीन हो, इसलिए कोई भी पीछे मत देखना और कोई भी रुकना मत, सिर्फ भागना, दौड़ लगाकर भागना। शमशान का बड़ा काला पटक हवा से कर खुलता और बंद हो जाता। आखिर वो शमशान के पास पहुंच ही गए। बंटी डरकर पीछे हटता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक तो आ गया, और वो भी मैं आना नहीं चाहता था, तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो, पर मैं अंदर कतई नहीं जाऊँगा, कतई नहीं। करण बोलता है, ठीक है, तू बाहर खड़ा रह, हम बस देखते हैं और 3-4 मिनट में आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, और अगर तुझे कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करना, ठीक? तभी तीनों
उसे अलविदा कहकर अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं एकदम ठंडी और दुगनी तेज हवा चलने लग जाती है, जैसे कोई बर्फीली परछाई उनके चारों ओर घूम रही हो। तभी दीपक फुसफुसाते हुए बोलता है, ये जगह तो यार आज कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है, शरीर जमा देने वाली है यार ये तो। तभी ये सब सुनकर मनोज भी दीपक से बोलता है, हाँ, और ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? कोई चीता तो नहीं जल रही यहाँ पर? यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है अब। और तीनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी करण उनको इशारा करते हुए कहता है, चलो उस पेड़ के पास जाते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई हमारी मदद करे। चलो सारे जल्दी चलो मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आना सब, और ध्यान से। तभी किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। मनोज का हाथ कांप जाता है और वह बोलता है, करण, कोई आ रहा है यार पीछे, मेरे को उसकी कदमों की आवाज आ रही है यार। तभी दीपक अपनी टॉर्च को घुमाता है और कहता है, अरे कुछ नहीं है यार यहाँ पे, तुम डर क्यों रहे हो इतना? फिर अचानक टॉर्च की रोशनी में एक लंबी हिलती डुलती और बहुत ज़्यादा काली परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई भूत हो। करण बोलता है, कौन है वहाँ? कौन है वो? सामने आओ हमारे, अगर हमसे बात करनी है तो हमारे सामने आओ। परछाई जस की तस खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगती है और जैसे ही वो परछाई चलती है ऐसा लगता है हजारों आत्माएं एक साथ उसके साथ आ रही हों। पूरा भयंकर और डरावना माहौल वहाँ पैदा हो जाता है। एकदम से सियारों की आवाज़ साफ सुनाई देती है। कौवे आसमान में मंडराने लगते हैं जैसे कोई बुरी घड़ी का संकेत हो। जोर से मनोज चिल्लाता है, भागो यहाँ से, यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, जल्दी भागो यहाँ से। तीनों भागने लगते हैं लेकिन पीछे से किसी की बहुत ठंडी आवाज आती है, रुको, किसी ने कहा है कि ठंड में यहाँ आना मना है। तभी दीपक जमीन पर गिर पड़ता है। किसने बोला ये? वही आवाज फिर आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने बुलाया था तुम्हें? करण कांपकर बोलता है, चलो जल्दी यहाँ से बाहर चलो, बंटी बाहर है और वो अकेला है, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर दौड़े उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सारी तरफ अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था और ना रास्ता दिख रहा था। बाहर खड़ा बंटी मोबाइल की रोशनी से रास्ता देख रहा था कि आखिर वो तीनों कब वापस आएंगे, पर अब उसकी उम्मीद भी खोती जा रही थी। अचानक उसने अंदर की ओर देखा, चारों तरफ घनघोर अंधेरा, पर जबकि वहाँ कोई चिता नहीं थी। लेकिन धुंध में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके सामने से गुजरी। बंटी हिल भी नहीं पाया। उसने पुकारा, मनोज, दीपक, करण, जल्दी आओ यार यहाँ पर, जल्दी। अचानक वह ठंडी आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई, तुझे किसने कहा था ठंड में शमशान आने पर? बंटी मुड़ता है। उसकी चीख अंधेरे में गुम हो जाती है। ना उसकी आवाज़ किसी को सुनाई देती है, ना वो किसी को दिखाई देता है। करण, मनोज और दीपक किसी तरह अंदर से बाहर भागते हुए फाटक तक पहुंचते हैं, लेकिन अब उनके सामने जो था उससे वो पूरी तरह चौंक गए थे। उनके सामने बंटी नहीं था। बंटी वहाँ से गायब था। मनोज घबराकर चिल्लाते हुए बोलता है, बंटी, ओ बंटी, चल जल्दी कर, जल्दी चलना है। तभी दीपक कांपती हुई आवाज में बोलता है, यार कहीं वो परछाई उसे उठा के तो नहीं ले गई? करण गुस्से में जोर से चिल्लाता है, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम ऐसी नेगेटिविटी बातें मत करो यार, मेरे को भी डर निकलने लग जाएगा। और उसको कुछ नहीं हुआ है, वो यहीं कहीं होगा, हमें ढूंढना होगा उसे। तभी फाटक अपने आप धम से बंद हो जाता है। तीनों छलकर पीछे हटते हैं और उसी क्षण फाटक के पीछे से बंटी की टूटी फूटी आवाज आती है, मैं इधर हूँ, मुझे निकालो यार। तभी मनोज जोर से बोलता है, मैं आ रहा हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ, रुक, मैं आता हूँ तेरे को जाने। बंटी की आवाज धीमी और दर्द भरी थी, मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए हैं यार, यहाँ बहुत ठंड है, जल्दी आओ यार। दीपक कांप गया। उसने ऐसा भयावह मंजर पहली बार अपने कानों से सुना था। यार ये आवाज बंटी की लग रही है यार, पर वो है कहाँ? चलो चाहे वो भूत हो या इंसान, हमें उसे छोड़कर नहीं जाना होगा, हम उसको लेकर ही जाएंगे, सारे जल्दी चलो। तभी तीनों फिर वापस अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर इस बार और ज्यादा ठंड बढ़ गई है।
शमशान के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। टॉर्च की रोशनी डालते हुए उन्होंने देखा बंटी पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। मनोज भागकर उसके पास गया। बंटी बंटी तो ठीक है ना? हम बहुत डर गए थे यार, तू अब कैसा है? बंटी ने सिर उठाया। उसका चेहरा पीला और होठ नीले थे। वह फुसफुसाया, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया था और मैं पता नहीं कैसे अपने आप खींचा चला आया। उसके बाद दीपक ने पूछा, कौन था? किसने बुलाया तुझे? मुझे बता यार, किसने तुझे रोका यहाँ पर? कौन तुझे खींच कर लाया यहाँ पर? हमें बता। बंटी ने उंगली उठाई। पीछे वही खड़ी थी, सफेद साड़ी वाली औरत। करण चिल्लाया, मनोज पीछे मत देखना, भागते हैं अभी यार, जल्दी चल। औरत की आवाज बर्फ जैसी ठंडी। ठंड में यहाँ आना मना है, फिर भी आए, अब तो एक भी नहीं बचेगा। मनोज घबरा कर बोला, कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा? हम भाग जाएंगे यहाँ से अपने दोस्त को लेकर। कौन रोकेगा हमें यहाँ पर? औरत ने बंटी की ओर इशारा किया। तभी पेड़ की दूसरी तरफ एक और बंटी खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरे और आंखें पूरी काली। दीपक चिल्लाया, ये दो बंटी कैसे? असली कौन है, नकली कौन है? कैसे पहचानेंगे यार? पहला बंटी बोलता, मैं असली हूँ यार, तुम्हें पता है ना, मैं असली हूँ। और दूसरा बंटी बोला, झूठ, ये नकली है, मैं असली हूँ। मनोज और करण एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि बंटी कौन है। दीपक डर कर बोला, अगर गलत को छुआ तो हम तो गए, और अगर सही को छुआ तो हम उसको ले जा सकते हैं। औरत बोली, जो असली है वही ठंड महसूस करता है, नकली को ठंड नहीं लगेगी। करण ने तुरंत पूछा, तुम दोनों में से ठंड किसको लग रही है? पहला बंटी कांप रहा था। बहुत ठंड है यार यहाँ पर। दूसरा बंटी सीधा खड़ा था, जैसे उसे कुछ महसूस ना हुआ हो। करण चिल्लाता है, नकली तू है, तू ही है नकली, असली बंटी हमारा ये है दोस्त। दूसरा बंटी अचानक हवा में उछला और एक सफेद साड़ी वाली औरत के पास जाकर भयानक परछाई में बदल गया। औरत की आंखें लाल हो गई। बहुत समझदार हो, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ, इतनी आसानी से नहीं जा सकते तुम यहाँ से। गाइस, आखिर क्या राज था बंटी और उस औरत का? ये जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। सुबह के 7 बजे थे। गांव में धूप अभी अभी पेड़ों की पत्तियों पर चमकने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाट और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बस नवंबर का महीना और ठंड की शुरुआत। गांव रामपुर बहुत सुंदर दिख रहा था। रवि नींद से उठते हुए बोलता है, अरे आज फिर नींबू मिर्ची दरवाजे पर गिरा हुआ है। ये रोज कौन फेंक जाता है? मैं रोज इसको सफाई करता हूँ, पर ये अगले दिन मेरे दरवाजे के ऊपर ही पड़ा रहता है। अब इसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा। देखते हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। जमीन पर काला पड़ा नींबू और सूखी मिर्च पड़ी थी, लेकिन आज उसके पास एक अजीब काले रंग का धागा भी था। रवि चौंक कर बोलता है, ये तो कल नहीं था यार, ये क्या चक्कर है? आज कुछ ज्यादा ही फैंसी तरीके से पड़ा हुआ है। उसी वक्त उसकी बहन सीमा अंदर से बाहर निकल कर आती है। सीमा बोलती है, भैया फिर वही नींबू मिर्च, मुझे तो डर लग रहा है। लगता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, और हमारे घर में भी कुछ सही नहीं हो रहा। रवि घबराते हुए बोलता है, अरे भाई तुम घबराना मत बहन, मैं देखता हूँ कौन इतना मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ। लेकिन उसे खुद भी एक डर दिल में बना हुआ था कि आखिर ये है कौन। वो हर रोज इसका सबूत ढूंढने की कोशिश करता, पर उसे पता नहीं चलता था। पास बहुत से लोग रहते, पर कोई भी इस विषय में कुछ नहीं कहते। रवि नींबू मिर्च हाथ में लेकर बाहर निकला। पड़ोसन मोहन की माँ ने उसे देखकर हैरान होते हुए बोला, बेटा इसे हाथ में क्यों लगाया हुआ है? इसे हाथ में नहीं उठाना चाहिए। तभी रवि उनसे बोलता है, क्यों आंटी, किसी ने रखा होगा यहाँ पे, मैं हटा देता हूँ, क्या ही चला जाएगा मेरा। तभी मोहन की माँ डरते हुए धीमी आवाज में बोलती है, कल रात तुम्हारे घर के पास एक औरत घूम रही थी। उसका चेहरा तो ठीक से मैं देख नहीं पाई, पर उसके पाँव उल्टे थे। शायद वो ही कर रही है ये सब। रवि का दिल धक से हो गया। रवि हकलाते हुए बोला, क्या पैर उल्टे? अरे अरे आंटी, कहीं वो भूत वगैरह तो नहीं थी? मोहन की माँ तभी बोलती है, हाँ बेटा, और वह कुछ बड़बड़ा भी रही थी।
तोड़ दूंगी, काट दूंगी। नींबू मिर्च काम नहीं करेगी। अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ाई जा रही थी और कुछ मंत्र से पढ़ रही थी। हवा अचानक और ठंडी महसूस होने लगी। रात होने लगी थी। घर में सभी को बेचैनी कि आखिर ये कर कौन रहा है। रवि और सीमा आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी सीमा बोलती है, भैया मुझे लगता है घर में कोई है। जब से वह नींबू मिर्ची आया है ना, घर में अजीब अजीब सी कोनों में आवाजें आती रहती हैं। मुझे तो डर भी लगने लगा है। पता नहीं किसी ने हमारे घर पर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। रवि भी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। तभी अचानक से ठक ठक की आवाजें आती हैं। छत से आवाज आई। रवि बोलता है, कोई बिल्ली होगी, इतनी फिक्र मत करो, हमें देखना होगा इसका इलाज की। नींबू मिर्ची रोज दरवाजे के बाहर पड़े रहता है, इसका क्या इलाज है? सीमा बोलती है, भैया बिल्ली कभी इतनी भारी आवाज थोड़ी करती है। तभी फिर से एक आवाज आती है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। रवि धीमी आवाज में बोलता है, कौन है? कौन है यहाँ? हाँ, कौन है? डराने की कोशिश कर रहा है। छत से एक हंसी गूंजती है, बहुत धीमी पर बिल्कुल साफ। सीमा और रवि डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो दोनों बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि घर में किसी बुरी शक्ति का साया है और अब उससे बच पाना नामुमकिन है। दोनों को फिर एक बात सूझती है। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक तांत्रिक बाबा के पास जाया जाए, वो ही अब इन्हें इस काली शक्ति से बचा सकते हैं। वो दोनों एक तांत्रिक बाबा अग्निराज को अपने घर बुलाकर लाते हैं। बाबा आते ही घर की दहलीज पर पड़े नींबू मिर्च को देखता है। बाबा अग्निराज भारी आवाज में बोलता है, इसे जिसने फेंका है वह तुम्हें देखने आता है और वो तुम्हारे घर की बढ़ाई नहीं चाहता। लगता है कोई पुराना दुश्मन है। रवि तभी बोलता है, कौन बाबा? कौन है हमारा दुश्मन? हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसने हमारे घर पर ऐसा काम किया हो। तभी बाबा गुस्से में बोलता है, यह किसी इंसानी की शरारत नहीं, यह किसी अदृश्य प्राणी का काम है। लगता है तुम्हारे घर पर उन्हें नींबू उड़ाकर सूधा है और वो अगर जल्द से जल्द ठीक ना किया गया तो तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी समस्या होगी। उन्होंने नींबू उठाकर सूंघा। फिर वह बोलता है, यह किसी चुड़ैल का असर है और इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब तो देखना ही पड़ेगा। सीमा बोलती है, चुड़ैल? बाबा मैं किसी चुड़ैल के विषय में हम नहीं जानते। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। कौन कर सकता है हमारे साथ ऐसा? वो बाबा फिर बोलते हैं, वह तुम्हारे घर के आसपास घूम रही है। इन्हें बुलाने वाली कोई पुरानी दुश्मनी है। लगता है तुमने किसी न किसी के साथ तो गलत किया ही है। रवि घबरा जाता है। दुश्मनी है? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया बाबा। हमारे घर में कभी भी किसी ने भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे। हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है बाबा? हमारी कृपया कर मदद करें, हमें बचाएं इस काली शक्ति से। बाबा नींबू मिर्च को एक तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे एक क्रिया करनी होगी, तभी इस शक्ति का तुम्हारे घर पर से असर तोड़ा जा सकता है और उस क्रिया में मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता हो। बाबा ने जैसे ही यह बताया कि इस घर पर चुड़ैल का साया है, सीमा और रवि दोनों बुरी तरह डर गए। बाबा ने उन्हें एक अनुष्ठान के बारे में बताया और बोला, डरो मत बच्चों, आज रात हम क्रिया करेंगे जिससे जिन्होंने तुम्हारे पर यह तंत्र मंत्र किया है उसके बारे में पता भी लग जाएगा और मैं उसको अपने साथ बांध कर ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। इन सबको सुनकर रवि और सीमा को पूरा विश्वास हो गया था कि अब उन्हें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो बाबा अग्निराज ही हैं। बाबा ने क्रिया के लिए नींबू मिर्च बहुत से सामग्री को मंगवाया और रात का समय दिया 12 बजे का, जिस समय उन्हें ये क्रिया करनी थी। जैसे ही बाबा ने तांत्रिक थाली में रखकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, नींबू अपने आप काला पड़ने लगा और फिर बाबा उसके ऊपर क्रिया करने लगा। फट फट फट
और ऐसे कदकर मंत्रों का बहुत ज़्यादा उच्चारण करने लगा और सीमा तभी डर के मारे चीख पड़ती है। सीमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और रवि भी यह सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। सीमा अपने भाई रवि से बोलती है, भैया नींबू कैसे फट सकता है आखिर? ये सब क्या संकेत है? मैंने तो ये सब कभी पहले नहीं देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तभी वो बाबा बोलता है, बेटी, यह संकेत है कि वह चुड़ैल बहुत पास है और वो बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी तुम्हारे पर यह तंत्र किया है उसने छोटी मोटी सिद्धि से नहीं किया, बहुत बड़ी शक्ति से किया है। उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लग जाती है। तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। आसमान में एकदम से बारिश का मौसम बन जाता है और तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। मिर्चियां उड़कर छत से चिपक जाती हैं। जो भी तंत्र क्रिया बाबा कर रहे थे वो सब ऐसा लगता है जैसे उल्टी पड़ने लग जाती है। रवि बाबा से बोलता है, ये क्या हो रहा है बाबा? यहाँ बाबा हमें बचाइए बाबा, ये क्या हो रहा है? तभी वो बाबा चौंक पड़ता है। वो बोलता है, यह मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे आसानी से काबू में नहीं पाया जा सकता। इसके लिए मुझे बहुत तगड़ी तंत्र करना पड़ेगा। कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां उभरने लगती हैं, जैसे काले साए उस कमरे में अपने आप आने लगे। दीवारें काली पड़ने लगती हैं और उस पर धीरे से एक भयानक चेहरा उभरता है जो उनकी ओर घूर रहा होता है। वो परछाई फुसफुसाहट में बोलने लगती है, तुम मुझसे नींबू मिर्च से नहीं बच पाओगे। मैं लौटूंगी आज रात और ले जाऊंगी सबको। माँ बुरी तरह से रोने लग जाती है और अपने भाई रवि के पीछे छुप जाती है। सीमा बोलती है, भैया ये हमें क्यों परेशान कर रही है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी रवि बोलता है, बहन मेरे को नहीं पता, अब ये जो करेंगे बाबा ही करेंगे। बाबा इसे कैसे भी करके रोकिए, जल्दी रोकिए बाबा। तभी वो बाबा गंभीर आवाज में बोलता है, इसके पीछे कोई बहुत पुराना राज है जो तुम दोनों को बताना होगा। यह शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ से हुआ था, मुझे सब चीज के बारे में बताओ। तभी हवा में आवाज गूंजती है, आज रात सब पता चलेगा, सब चीज। आज हर चीज पे से पर्दा उठेगा। तभी वो चुड़ैल बहुत गंभीर और दुख भरी आवाज में बोलती है, मैं आज सारा राज बताऊंगी। क्या किया था इनके खानदान ने मेरे साथ और किस तरह से मुझे चुड़ैल बनने पे मजबूर किया गया। वो बाबा भी देखने लगता है। आखिर क्या राज था उस चुड़ैल का, ये जानने के लिए आपको नींबू मिर्च पार्ट 2 देखना होगा। Guys, do like, share and subscribe this channel and please promote our channel.